नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के साथ लाया हूँ स्लेव डायनेस्टी यानी कि आपका गुलाम वंश। और ये हमारा सबसे पहला था वंश जो कि हमारा दिल्ली सल्तनत में आता है। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को आगे करता हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपके पास सब्सक्राइब बटन है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और इनके लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दिए हुए हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा गुलाम वंश जो कि है हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। और आइए देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट या जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए, इसकी जो है स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। ठीक है। और ये किसने किया? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये बेसिकली जो था ये भैया मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जब मोहम्मद गोरी भारत से वो जब गया था वापस, तो उसने जो है अपना सारा जो उसके राज्य थे, जीते हुए राज्य थे जहाँ पर उनका शासन था, वो उसने सीधे सीधे इसको हैंड ओवर कर दिया था और वो अपना चला गया था। ठीक है। तो अब ये देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाते हैं लाहौर को। लाहौर उस समय इसकी राजधानी बनती है। ठीक है। हालांकि बाद में ये भैया शिफ्ट होगी, दिल्ली में आएगी, बट वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये जो है भैया ऐबक का जो था राजवंश था, उस राजवंश को जो है कुतुबी राजवंश भी कहा जाता है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये जो उसका नाम था उसी के ऊपर ये पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये था कौन? तो ये भैया बेसिकली मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने उसके साथ बहुत से वो सब युद्ध लड़े थे और उसके भैया प्राणों की रक्षा भी की थी। इसलिए वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहरबान था। और उसने इन्हें अपना आधिपत्य वाले जो भी राज्य थे वो इसने इसको दे दिया था। तो देखिए क्या होता है कि जब 1206 में मोहम्मद गोरी ने इसको कौन सी उपाधि दे दी? उसने दे दी थी मलिक या मालिक की, कि इसको उपाधि दे देते हैं। और जो इसका राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक देखिए कब होता है? वो होता है आपका 24 जून 1206 में। ठीक है। 24 जून 1206 में जो है इसका होता है राज्याभिषेक, लाहौर में होता है। और यही वो डेट है या और यही वो सन है जब से माना जाता है कि हमारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का जो भैया था उत्तराधिकारी था, वो था भैया गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन ने क्या किया कि उसने भैया ऐबक को क्या क्या दिया? तो उसने दिया भैया सुल्तान छात्र, राजकीय पताका और नक्कारा ये उसने उसको भेंट किया था। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इतना ज़्यादा डीपली में अगर मैं देखूं तो आपका एसएससी सीजीएल नहीं जाएगा, बट जो भी हमारे हैं भैया व्यूवर, अगर वो लोग आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन सारे की पॉइंट्स के भैया डीप में जाना चाहिए। इसलिए मैं इन सारे पॉइंट्स को डीपली भी लेके आया हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन में ही बहुत सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है। अगला आता है कि ये जो है भैया भारत में जो आपका तुर्क साम्राज्य स्थापित होता है, जो आपका तुर्की जो आए हैं, तो जो उनका शासन स्टार्ट होता है उसका मेन जो आपका जाता है, पूरा श्रेय जाता है, वो जाता है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, अब देखिए एक दो चीजें हैं। अगर मैं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की बात करूं तो उसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक और मैंने बताया था जो आपका मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है वो था आपका मोहम्मद गोरी, जो कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में इसके साथ मैंने वो सब डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है। अब अब देखिए क्या होता है कि ये जो भैया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बहुत ज़्यादा उदार था और भैया दानी किस्म का था। तो इसलिए इसका नाम भैया क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था लाख बख्श। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है एसएससी के एग्जाम्स में भी कि लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से बुलाया जाता था? तो वो ऑप्शन है आपका लाख बख्श है। ठीक है। इसके साथ साथ जो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में उस समय कौन से भैया प्रमुख विद्वान थे जो कि उसके दरबार में थे?
तो हसन निजामी और फ़क ए मुदब्बिर, ये दो जो आपके फेमस विद्वान हुए हैं, ये दोनों के दोनों जो थे वो भैया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही थी। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसने अपने टाइम में जो आप कह सकते हैं जो इसका भैया निर्माण कार्य हुआ है, तो उसमें से देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है आपका कुब्बतुल इस्लाम, जो आपकी मस्जिद है, उसकी स्थापना होती है। अढ़ाई दिन का जो आपका झोपड़ा है उसकी स्थापना, और प्लस कुतुब मीनार फेमस, द कुतुब मीनार, ये जो है इसका जो भैया निर्माण कार्य है वो कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि जो आपका अगर मैं बात करूं कुतुब मीनार की, इनकी अगर मैं करता हूं बात, तो कुतुब मीनार का जो है भैया निर्माण इसने शुरू कराया था, बट उसको पूरी तरह से पूरा निर्माण जो उसका हुआ है, खत्म हुआ है, वो कराया था आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये भैया कब मरे। अब देखो 1206 में आए थे और ये 1210 में भैया निकल लिए। कैसे निकल लिए, तो ये भैया जो आज का आपका पोलो गेम है उस समय उसको चौगान बोला जाता था। तो चौगान खेलते समय ये भैया घोड़े से गिर पड़े थे, और ये जब घोड़े से गिरे तो इनको चोट लगी और ये मर गए। और ये कहाँ मरे थे, ये भैया लाहौर में मरे थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है इनका पुत्र आता है, और वो कौन था, वो था आराम शाह। अब जैसा इनका नाम है आराम शाह, तो ये भैया बैठ तो गए आराम से, लेकिन ये भैया आराम से अपना राज्य नहीं कर पाए और इनकी हत्या कर दी इल्तुतमिश ने। और ये जो इल्तुतमिश थे ये कौन थे, तो ये भैया जो थे ये इनके दामाद थे। किसके दामाद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो क्या होता है कि ये जब 1210 में आकर भैया आराम सा बैठता है गद्दी पे, तो भैया जो है इल्तुतमिश 1 साल के अंदर ही उसके खिलाफ विद्रोह कर देता है और उसकी हत्या करके 1211 में ये खुद बैठ जाता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इल्तुतमिश का भी बहुत ज़्यादा काम है इसमें। ठीक है, तो 1211 में आके बैठता है। तो इसने जो है, अब ये देखिए ये पहले कौन था, तो ये जो था ये पहले बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। कौन, इल्तुतमिश। अब देखिए यहाँ से हमारा आ जाती है दिल्ली सल्तनत, जो हमारा नाम पड़ा है दिल्ली सल्तनत, तो यानी कि जो भी आपका केंद्र होगा वो आपका दिल्ली होगा। तो ये जब आता है इल्तुतमिश, तो यही क्या करता है कि ये भैया ने जो थी उसकी राजधानी थी ये उसको शिफ्ट कर देता है। पहले हुआ करती थी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, ये उठा के उसको दिल्ली बना देता है, दिल्ली को ये अपना राजधानी बना लेता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि अभी आया हुआ था इस बार, वो था इसका पूरा नाम क्या था, तो ये था आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या इसको भैया अल्तमश भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये थे आपके शमसुद्दीन। और ये कौन थे, अब ये देखो ये बहुत कलाकारी वाली चीज है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और ये जो थे भैया इल्तुतमिश गुलाम किसके बने, तो वो थे भैया गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, और ये भैया उसके दामाद भी थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो है भैया एक ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था। देखिए ये आपका प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसने क्या किया था कि अपने कार्यकाल में शुद्ध अरबी सिक्के, यानी कि वो सिक्के जिनमें शुद्ध भाषा में, शुद्ध मतलब अरबी भाषा लिखी हुई थी, उसके इसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसने क्या क्या चलाए, तो उनमें से देखिए कुछ फेमस थे। फेमस में देखिए क्या होता है कि उसमें था एक आपका चांदी का टका और तांबे का जीतल। टका और जीतल इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय की जो आपकी बेसिक करेंसी हुआ करती थी वो यही हुआ करती थी। और उसके साथ साथ उसने दिल्ली में एक भैया टकसाल बनाई जहाँ पर इनका निर्माण हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका था भैया इल्तुतमिश था, उसने क्या किया था कि उसने इक्ता व्यवस्था चालू की थी। इक्ता व्यवस्था देखिए बेसिकली होती क्या है कि आप अगर मान लिया मेरे लिए कोई काम कर रहे हैं और उसके बदले में जब आपको भैया वेतन मिलना होगा तो मैं आपको पैसे ना देकर मैं आपको दूंगा, आपके काम के बराबर का आपको दे दूंगा, मैं भूमि दे दूंगा। तो ये उस समय की व्यवस्था इसने शुरू कराई थी भैया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यही जो है वो व्यक्ति था जिसने भारत में पहला मकबरा बनवाया था। ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो है इसको बोला जाता है कि इसने भैया जो है मकबरे के लिए भी इसको जाना जाता है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपकी अजमेर की मस्जिद है उसका भी निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था।
उसके साथ साथ जो आपका कुतुब मीनार का जो काम पूरा हुआ था वो भी भैया किसने कराया था, वो कराया था आपका इल्तुतमिश ने। इसके बाद देखिए इसकी जो है भैया कैसे होती है मृत्यु। तो ये जो है ये भैया जा रहा था आक्रमण करने के लिए बयाना पे। तो वहां पे क्या होता है कि भैया रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये 30 अप्रैल 1236 में इसका देहांत हो जाता है। अब देखो इसने भी टोटल 25 साल ही किया है। 1211 में आता है और 1236 में चला जाता है। तो ये जो 25 का आंकड़ा है ये आप बहुत जगह देखेंगे, क्योंकि ये आपका आंकड़ा आप ये वाला पूरा आप देखना, गुलाम वंश का आप पूरा टाइम पीरियड देखना, आपको 25 का आंकड़ा मिलता रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि ये जो है भैया इल्तुतमिश है, उसको जो है भैया गुम्बद निर्माण का पिता भारत में कहा जाता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी मैंने यहाँ देखा तो बता रहा हूँ। तो ये जो है भैया भारत में जो आपका गुम्बद निर्माण है उसका जो है पूरा श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। उसके बाद क्या होता है कि इसने जो है अपना जो भैया बनाया उत्तराधिकारी बनाया, वो इसने बना दिया अपनी पुत्री रजिया को, जो कि रजिया सुल्ताना के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि इसके पुत्र भी थे, लेकिन पुत्र जो थे वो जो है शासन करने के लिए उतने योग्य नहीं थे, इसलिए उसने इसको बना दिया है अपना उत्तराधिकारी। और देखिए ये जो आपकी रजिया सुल्तान थी यही भारत की प्रथम महिला शासक भी हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भैया इतिहास के पन्नों पर इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए अभी आएंगे इनके शासक क्या क्या कांड होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भैया इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो जो उसके सीमांत थे या जो उसके थे अंडर में थे लोग जो थे मंत्रिमंडल या जो थे, वो ये चाहते थे कि भैया हम किसी भी महिला का आदेश नहीं पालन करेंगे और हम उसको अपना शासक नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इसका एक पुत्र था वो था आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसने उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने बना दिया कि वो भैया राजा बन जाएगा और वो आगे काम देखेगा। और ये भैया 1236 में हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपका रजिया सुल्तान है वो सीधे सीधे भैया दिल्ली की जनता की सहायता लेती है, और प्लस जो आपके तुर्क के अमीर थे, अमीर जो थे वो बहुत ज्यादा सब अपना हस्तक्षेप यहाँ पर करते रहते थे। तो उनके सहयोग से वो जो है 6 महीने के बाद ही 1236 में ही दिल्ली के सिंहासन पर आकर बैठ जाती है। अब भैया बैठ तो गई, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने भैया पर्दा प्रथा जो था महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में, उसने उसका परित्याग कर दिया और ये भैया खुले मुंह में जो है वो भैया आपका राज दरबार आने लगी। और वो जो भैया अपना कपड़ा पहनती थी वो भैया पुरुषों की तरह चोगा और जो भी आपका कुला और वो सब होता है सैनिक की जो होती है ड्रेस, ये वो आने लगी उसमें। उसके साथ साथ ये भैया युद्ध मैदान में भी जाने लगी। तो ये जो उसने सारे काम किए तो उससे जो है इसके खिलाफ भैया हुआ आक्रोश हुआ, क्योंकि उस समय की जो थी मेंटेलिटी थी उसमें ये था कि जो भी भैया शासन सत्ता होगी वो सब का सब भैया पुरुष प्रधान है, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे फिर क्या होता। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये भैया प्रथम महिला शासिका थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ देखो जो इसका पतन होता है उसका मेन कारण उसका स्त्री होना था, ये भी ठीक है। अब देखिए 1240, अब देखो ये 4 साल अभी इसका हुआ है, तो ठीक है 4 साल बाद देखिए क्या होता है कि एक भैया तवर हिंद जगह है वहाँ का जो था मेन न, तो वो था आपका अल्तुनिया था। बाद में इसी के साथ तो जो है इसकी शादी भी होती है। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो थे भैया अल्तुनिया थे, इन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये भैया बंदी बना ली जाती हैं, कौन, रजिया सुल्तान भैया बंदी बना ली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका दिल्ली का जो था सिंहासन, वहां पर क्या होता है कि इल्तुतमिश का जो आपका तीसरा पुत्र था वो कौन था, वो था आपका बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये इंपॉर्टेंट नाम है बहराम शाह। बहराम शाह को देखो आकर बैठाल दिया जाता है सिंहासन पे और रजिया सुल्तान को उठाकर डाल दिया जाता है उस समय के भैया कारावास में। और ठीक है, बाद में ये क्या करती हैं कि ये थोड़ा अपना दिमाग यूज करती हैं और ये सीधे सीधे जाके भैया अल्तुनिया के उसको भैया प्रपोज कर देते हैं कि मतलब मैं आपसे
शादी करना चाहती हूँ, और ये भैया उसके साथ शादी करके वापस आकर दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लेती हैं। उसका रीजन ये था कि उस समय का जो सबसे ताकतवर जो कोई था, तो वो उस समय का में ये व्यक्ति था, वो था आपका अल्तुनिया, ठीक है, क्योंकि इसके पास सैन्य बल भी था और प्लस बहादुर भी था। तो रजिया ने इनके साथ शादी की और फिर ये जाकर बैठ गई। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये जो भैया बहराम साहब पहले बना था और ये जब हटा दिया गया, तो बहराम साहब देखिए क्या करता है कि वो जो है हिंदू डाकुओं से इनकी हत्या करा देता है, और इन दोनों की ही करा देता है हत्या। और कहाँ करा देता है? कैथल में। जब इनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद ये भैया 1240 से 41 के टाइम पीरियड में ये भैया फिर आकर बैठ जाता है बहराम शाह। लेकिन जो इसने काम किए तो उसका विरोध होता है, और वो जब विरोध होता है तो जो कि वहाँ के तुर्क के जो अमीर थे, अब देखिए होता क्या था, क्योंकि ये जो आपका रजिया सुल्तान था, इनका भैया कांटेक्ट वहाँ पर अच्छा था, ठीक है ना, अमीर के साथ। तो वो लोग जो है इसके इनके वो सब काम से बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं, और वो सीधे सीधे आकर बहराम साहब को वो सब कैद कर लेते हैं और फिर उसको मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो भैया पहले बना हुआ था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका एक बेटा था। बेटा कौन था? बेटा था आपका मसूद शाह। तो मसूद शाह को ये भैया राजगद्दी पर आकर बैठाल देते हैं। अब ये देखिए जो वहाँ के तुर्क के हैं अमीर, उनका काम बहुत है, ये जो है वो सब बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होता है कि 1246 में ही अब देखो फिर इन्होंने यार कांड कर दिया। कांड देखो क्या किया तुर्की के अमीरों ने कि भैया मसूद शाह को भी बंदी बना लिया। अब जब मसूद साहब को भैया बनाया, तो उसकी जगह फिर भैया बैठाल दिया नसीरुद्दीन महमूद को। कुल मिला के इनकी पॉलिटिक्स यही थी कि जो उनको सही लगेगा ये वो करेंगे। तो ये जो थे भैया नसीरुद्दीन महमूद, ये कौन थे? ये भैया इल्तुतमिश के बेटे थे। अब इनको कब बैठाल दिया इन्होंने? 10 जून 1246 में। अब एक इनका मंत्री था जो कि बहुत ज्यादा दिमाग वाला था, बहुत ज्यादा शातिर माना जाता है उस समय, और बहुत ज्यादा है, तो वो था आपका बलबन। तो देखो बलबन क्या करता है कि अपने जो भैया एक थी उनकी पुत्री थी, तो ये उनका विवाह 1249 में इन्हीं के साथ करा देता है। किनके साथ? नसीरुद्दीन महमूद के साथ, ठीक है। अब जब करा दिया विवाह, तो ये भैया बन गए, इनके दामाद बन गए, और इनके पास और ज्यादा आ गई ताकत। तो अब देखो क्या होता है कि 1266 में, अब देखो यहाँ से ऐसे इसने अपना राज किया, अच्छा राज किया। उसके बाद 1266 में ये जब अकस्मात जब इनकी हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके बाद जो थे कोई ज्यादा ठीक ठाक इनका उत्तराधिकारी नहीं था। तब ये जो है इनकी सत्ता पूरी तरह से कौन हथियाता है? वो हथियाता है बलबन। और ये बलबन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा डिस्कस, क्योंकि बलबन थोड़े से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और आप समझ लीजिए, ये जो आप जो थे भैया नसीरुद्दीन महमूद, ये बहुत ज्यादा सीधा इंसान था। सीधा इंसान कैसे था कि ये जो है अपना जो भी उसका वो था आपका गुजारा था, वो जो है बहुत ही सादगी पूर्ण तरीके से, और ये भैया टोपी सीता था और ये अपना जीवन निर्वाह करता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने अभी आपके साथ गुलाम वंश के डिस्कस किए हैं। मैं आपके साथ अगले वीडियो में करूंगा डिस्कस बलबन का। बलबन के बाद मैं ये आगे अपना वीडियो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको उनको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को नीचे एक लाल बटन सब्सक्राइब की आ रही होगी, आप उससे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।